रिकॉर्डर ऑन तो होगी सर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। Good morning everyone. Myself is Sanjeev Kumar, lecturer of physics. So today we will discuss the topic of class +1 physics, and the name of chapter is mechanical properties of fluid. +1 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, उसमें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेसन में जो था वो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया था या पढ़ा था। उसके बारे में स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, और इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, और इलास्टिक बिहेवियर कैसे होता है, प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो किस तरीके से चलता है, और इनमें आपस में इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या रिलेशन था। एक ग्राफ पढ़ा था हमने, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लूइड। सभी जानते हैं फ्लूइड क्या होता है। मैंने बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, एक सॉलिड थे, एक लिक्विड थे और एक गैसेस थे। तो फ्लूइड क्या चीज होता है? द फ्लूइड मीन्स द सब्सटेंस विच फ्लो, द सब्सटेंस विच फ्लो। सो फर्स्टली सबसे पहले व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड है क्या चीज, किसे हम फ्लूइड कहते हैं? तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज दिस? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे फ्लूइड। जैसे पानी है, पानी क्या चीज है? वाटर एक एग्जाम्पल है। सो इसमें जो है फ्लूइड की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज फ्लूइड? सो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस फ्लूइड इज अ सब्सटेंस that flows under the action of applied force। This is the definition of fluid। फ्लो करता है, वाटर जो है is a fluid, water is also fluid। So next क्या क्या इसमें आएगा? प्रेशर। What is pressure? प्रेशर क्या है? It is denoted by P। प्रेशर को जो है वो P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। What is pressure? Pressure is force upon area। Pressure is force acting per unit area। ठीक है, इसकी जो यूनिट क्या होगी? So what is force? न्यूटन, एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। इसे हम जो है वो न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका, हाँ जी, हेलो जी, बोलो। बोलिए। कहाँ से? सर मैं थोड़ी देर बाद व्यस्त हूँ, बाद में करूंगा फोन। सो इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और इसकी जो जनरल यूनिट लेते हैं, चलो इसको बाद में करेंगे, परंतु सबसे पहले हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसके लिए? डायमेंशन फार्मूला होता है, क्या होगा इसका? फोर्स के लिए क्या होता है? mL/T-2। फोर्स के लिए आ गया। और नेक्स्ट है एरिया। तो एरिया जो है वो एक लेंथ है, और लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर, इट इज ओनली L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया m, ऊपर चला जाएगा, दिस इज mL, इसको वैसे लिखेंगे m0, L2 एंड T, एक ही बात है ये। सो इसका 1, और ऊपर जब चला गया तो -2 और T-2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो बन गया m L-1 T-2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m L-1 एंड इट इज T-2। ठीक है। और पास्कल की जो यूनिट है, सॉरी प्रेशर की जो यूनिट है, हम लिखते हैं पास्कल, पास्कल से पास्कल इज दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो है m L-1 एंड T-2। सो क्लियर हो गया। सो इट इज द प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग per unit area. Force acting per unit area is known as pressure, and its SI unit is Newton per meter square, or it is known as Pascal, and its dimension formula is mL-1 and T-2। नेक्स्ट है, इस प्रेशर क्या है? कोई प्रेशर जो है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? चलिए इसके बारे में भी देखते हैं कि क्या है ये प्रेशर जो है वो क्या है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसमें बोथ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी में नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन। तो प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। भाई क्यों है ये स्केलर क्वांटिटी? क्यों है ये एक स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर? चलिए इसके बारे में बताते हैं। प्रेशर तो जैसे होता है जब हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो जो डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर होती है, किसी में जो वेक्टर क्वांटिटी की एक डेफिनेशन है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोगों को ये नहीं है। जैसे बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक बैलून है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो कहीं से भी, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो ड्यू टू दिस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन फार्मूला भी होता है mL-1 T-2। So it is scalar quantity because pressure is transmitted equally in all directions. What is this? Pressure is transmitted equally in
all directions. When perpendicular force is applied on a body, that shows a definite direction is not associated. मैंने कहा कि एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है. जैसे बैलून का प्रेशर लगा रहे हैं तो बैलून के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, कोई दबा रहे है किसी चीज को, इस कारण जो है वो ये एक स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपको यहाँ. एक आपने एक क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि जो शार्प नाइफ होता है, ये आपके पास एक शार्प नाइफ है, इसे चीज जो है वो आसानी से कट जाती है. शार्प नाइफ जो है यूज फॉर इजियर कटिंग देन अ ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ ये जो है इजीली कट करता है किन्हीं चीजों को. शार्प नाइफ जो है वो इजीली कट करता है, और ये जो ब्लंट नाइफ होता है नॉट इजीली कट. कारण क्या है? आप लोग भी देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ये कोई शार्प नेल होती है वो इजी जो है वो किसी चीज में प्रिक कर जाती है. ठीक है, और जो ब्लंट होती है, जो शार्प नहीं होती है, वो इजीली नहीं करती है. जैसे ये बन गया शार्प एज, और ये जो है वो एक इसका ब्लंट एज बन गया. ये शार्प है और ये क्या चीज है, ये जो है वो ब्लंट है. ठीक है, तो जैसा ये आपको डायग्राम ही शो कर रहे हैं, इसका जो एरिया है कम है और इसका एरिया जो है वो ज्यादा है. इस टिप का एरिया ज्यादा है और इस टिप का एरिया कम है. तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? प्रेशर इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अगर एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा, उसके बाद दबाव कम पड़ेगा, और एरिया कम होगा तो दबाव जो है वो ज्यादा पड़ेगा. इस कारण कटिंग के लिए या जो पिन प्रिक करनी है हम लोगों ने, जो शार्प नाइफ होता है that can cut the things easily. ठीक है, due to what is the exact answer? इसका exact answer होगा due to very small area of cutting. Due to very small area of cutting, edge of sharp knife. ठीक है, even a small force will exert a very high pressure. तो मैंने कहा एरिया बहुत कम है इस केस में, प्रेशर क्या होगा, क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, वो चीज इजीली कट हो जाएगी. और जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसके ऊपर आप एरिया जो है वो ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम लगेगा. एंड देन इट इज नॉट इजियर टू कट द थिंग्स इजीली. सो ये एक एग्जांपल आता है बहुत बार पेपर में आपके, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि कटिंग के लिए हम लोग शार्प नाइफ क्यों यूज करते हैं. देन वी यूज ब्लंट नाइफ. ठीक है, तो ये रीजन है. रीजन क्या है इसका कि प्रेशर जो है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो जो अगर प्रेशर ज्यादा लगाना है तो एरिया कम होना चाहिए. ठीक है, तो ये था. उसके बाद क्या होता है, इसके नेक्स्ट है आपके पास पास्कल लॉ. हम लोग वही टॉपिक ले रहा हूं मैं जो आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ. व्हाट इज पास्कल्स लॉ? अब ये पास्कल लॉ क्या चीज है? पास्कल लॉ इज according to this law, pressure applied to an enclosed liquid, pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of the liquid and the walls of the
कंटेनर। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो पास्कल लॉ है, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गुब्बारे का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे ये बैलून है, इसमें छोटे छोटे होल कर दिए हमने, ये लिक्विड से फिल है ये, ठीक है। तो जब हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड इक्वली जो है वो इन सभी पोर से जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। इसका एग्जांपल्स देखना होगा आप लोगों ने। तो बैलून लेना, उसको छेद करने छोटे छोटे खाली में, और पानी भर देना, प्रेशर लगाना आप लोगों ने, तो वहां पे जो है वो बाहर निकलेगा। और हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होती हैं, वो सारे के सारे इस लॉ के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। जो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट आपका प्रेशर का। सबसे पहले कहा मैंने व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, द सब्सटेंस दैट विच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। और होता क्या है, नेक्स्ट पास प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसका जो है वो डायमेंशन फार्मूला क्या है, ml-1 एंड T-2। ये था प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या कोई एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें जो है वो डायरेक्शन इज नॉट, पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं शो होता है, ठीक है जी। बाकी एक एग्जांपल लिया कि बाई शार्प नाइफ इज यूज इन कटिंग एंड ब्लड नाइफ। इसमें जी है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का कंसेप्ट है। नेक्स्ट वाज व्हाट वाज द योर पास्कल लॉ। पास्कल लॉ अकॉर्डिंगली द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ये था आपका प्रेशर के बारे में, ठीक है। एक थोड़ा और बढ़ते हैं हम लोग, ह्यूमन प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए सिंपल डेफिनेशन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर? 1 atmospheric pressure is 60 mm of mercury, H। इसके बराबर लिखते हैं 760 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में लिखना है तो इट इज इक्वल टू 76। इट इज 760, और सेंटीमीटर में है इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। Hg मीन्स की मर्करी। और पास्कल में कितना होता है ये?
पास्कल में है 1.013 into 10⁵ पास्कल। 1.013 into 10⁵ पास्कल। It is 5. 1.013 into 10⁵ पास्कल। ये है atmospheric pressure. The pressure exerted by the surrounding atmosphere, and atmospheric pressure at any point. Atmospheric pressure at any point is numerically equal to the weight of a column of air of unit area of cross section from the point to the top of the atmosphere. मैंने वैल्यूज लिख दी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg। Hg मीन्स की मरकरी, क्योंकि बैरोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर में जो है वो मरकरी भरा होता है, लिक्विड जो होता है उसके बीच में, इस कारण जो हम उसको जो है वो मरकरी के कंसेप्ट में लिखते हैं। और सेंटीमीटर में कितना है ये, इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और यही वैल्यू जो है वो पास्कल में जो है वो कितनी आती है। सो पास्कल में जो है ये वैल्यू है 1.013 into 10⁵ पास्कल। ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग H⍴g। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो है वो हम लिखते हैं H, दिस इज ρ एंड G, ये एक वैल्यू है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो किस लिखी जाती है, दिस इज H⍴ एंड G। H⍴ and G. What is H? H is height. H is height. What is H? H is height. Ρ is density. And G is very well known, acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity, ठीक है जी। ये है इसको लिखने के लिए। तो हाइट जो है, अब कहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और कहां पे कम होता है। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर is higher, is greater at the feet than at the brain। क्यों? ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है वो कहां पे ज्यादा होता है, हाइट ऑफ फीट देन ब्रेन। ये याद रखना है आपने, H⍴g। H⍴g ह्यूमन का जो है, इन ह्यूमन में ब्लड प्रेशर जो है फीट पे ज्यादा होता है देन ब्रेन। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या होता है,
जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स जो है वो माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं या जैसे किसी हाइट के ऊपर जो है वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जो पेन होता है आपका, जो पेन लेते हैं जब भी हाइट पे जाना है, तो पेन जो है उसके अंदर जो इंक होती है उसे कहते हैं कि इंक को निकाल दो, इंक जो है। अदरवाइज क्या होता है, जो पेन के अंदर जो है वो इंक में प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और इस कारण जो इंक जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं, सेम इज द केस, बॉडी के अंदर प्रेशर उसमें ज्यादा होता है, नोज से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस कारण जो है पेन का जो है वो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप लोग जो है वो इसको जो है वो इंक को जो है वो रिमूव कर दीजिए वहां से। ठीक है, सेम इज द केस, जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में हाइट के साथ साथ जो फीट होंगे ना, जैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर ऊपर हम चले जाएंगे तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये हमारी बॉडी है, लेट अस सपोज बॉडी, ये हमारा फीट है और ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो हाइट जो है वो प्रेशर, जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। तो फीट के ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है और ब्रेन के ऊपर कम होता है। वही कारण है, क्योंकि प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो क्या लिखते हैं हम लोग, एच रो जी। एच मीन्स की हाइट, रो इज द डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Since the height of the blood column, at the feet is larger as compared to the brain, therefore blood pressure in human being is greater at the feet than at brain। सिंपल याद रखना है आप लोगों ने कि हम लोग जो है वो प्रेशर के लिए लिखते हैं एच रो जी। ठीक है, हाइट जहां पे ब्लड कॉलम की ज्यादा होगी तो ब्रेन में ज्यादा, सॉरी ये अपने फीट में और ब्रेन में कम होगी। इस कारण प्रेशर जो है वो आपका ब्रेन में कम होता है और फीट में ज्यादा ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, अब हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी लेते हैं हम, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, what is the height of atmosphere? Height of atmosphere, height of atmosphere, what is the height of atmosphere? कितनी होती है हाइट, हाइट के लिए क्या है आपके पास? ठीक है, तो हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो हाइट जो है वो एटमॉस्फेयर की 8 किलोमीटर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। ठीक है, तो क्यों और कैसे आती है इसके लिए हम लोग इसका फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अभी किया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इसके बराबर लिखा हमने। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, दिस इज इक्वल टू एच रो एंड जी, दिस इज इक्वल टू दिस वन। अगर हम लोगों ने हाइट निकालनी है सो एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके बराबर, रो एंड जी, रो एंड जी। रो इज द डेंसिटी, ठीक है, रो इज द डेंसिटी एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और इसकी वैल्यू का आपको तो पता ही है, G इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने हाइट जो है वो निकालनी है, किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर। एयर की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, व्हाट इज रो, एयर रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, हमें इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब ये डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.29, इट इज 1.29, so this H is divided by 1.013 into 10 raised to power 5, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू लेनी है हम लोगों ने, so इसकी वैल्यू इज 9.8 and the density of air is 1.29। अब डेंसिटी का यूनिट जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इन किलोग्राम एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 7.98 मीटर, सॉरी किलोमीटर, 7.98 किलोमीटर, 7 डिवाइड करके देखेंगे इसको, आई थिंक इट इज 7.95, और आपने इसको जो है वो कहां तक लिखा, मैंने लिखा अभी तक ये जो आपका इतनी हाइट है एटमॉस्फेयर की, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। सो ये आपका था प्रेशर के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इज Archimedes principle। Archimedes principle, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, when a body is immersed partially or wholly means fully in a liquid or in a fluid, it loses its weight, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। ये कमी कितनी होती है, उस वस्तु द्वारा स्थापित किए गए जो आपका लिक्विड है उसके द्रव्यमान के बराबर होती है। ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। So what is Archimedes principle? When a body is immersed partially or wholly means fully in a liquid
liquid. It loses its weight. It means ki body. It loses its weight. When a body is immersed partially or wholly, means ki fully in a liquid, it loses its weight. This loss, which is equal to the weight of the fluid, which is equal to the weight which is when a body is immersed partially or wholly in a liquid, it loses its weight. This loss, it loses its weight, which is equal to the weight of fluid displaced by the body. Displaced by the body. ये है आपकी. When a body is immersed partially or wholly in a liquid, it loses its weight. मतलब वो बॉडी अपना वेट लॉस कर देती है. This loss is which is equal to the weight, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Weight, यहाँ से weight of fluid displaced by the water. ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल. है क्या ये? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है. जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है. ये कमी कितनी होती है? उस द्वारा विस्थापित किए गए जो द्रव्यमान है उसके बल के बराबर होती है. अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे? ये हमारे पास कोई एक वेसल है. Let us consider a vessel. इसमें जो है ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड है. और इसके बीच में सुना संयुगल है इसके बीच में हम लोग कोई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक बॉडी जो है इमर्स इन द लिक्विड. दिस इज बॉडी जो है वो उसके बीच में रखी हुई है. ठीक है.
इस बॉडी का मास क्या है? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। इस बॉडी का मास क्या है? इस बॉडी का मास जो है वो m है, ठीक है। इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ये लिक्विड के बीच में हमने इसको इमर्स किया हुआ है, डुबोया हुआ है। इसका मास जो है वो m है। तो अब क्या चीज है, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी जो है वो रो है। ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है। और अब इसके दो फेसेस हैं। एक फेस समान के ये चलते हैं, ये वाला, और एक ये, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है, लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया क्या है? एरिया इज, एरिया क्या है इसका? लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फेस। ये जो आपका लिक्विड है इसका एरिया जो है वो ए है, ठीक है जी। अब हाइट क्या है इस बॉडी की? दिस इज डेंसिटी। डेंसिटी किस चीज की है? लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी क्या है? ये मास जो है वो बॉडी का मास है। ये मास किसका है? लेट m इज द मास ऑफ अ बॉडी। और रो क्या चीज है? डेंसिटी। डेंसिटी किसकी है? जो एक लिक्विड जो है वो आपने जिस लिक्विड में इस बॉडी को जो है वो डुबो के रखा हुआ है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किसका है? ये जो बॉडी जो है वो आपकी इसके बीच में डिस्प्लेस की हुई है, आपने रखी हुई है। और लेट h इज द हाइट ऑफ दिस बॉडी। ये जो बॉडी है इसकी हाइट जो है वो हम लोग h लेके चलते हैं। व्हाट इज दिस? h, यहां पे h इज द हाइट ऑफ बॉडी। h इज द हाइट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। h इज द हाइट ऑफ द बॉडी। क्लियर के बाद एक और चीज एक्ट करेगी। ये बॉडी जो है वो पानी लिक्विड के अंदर है। जब ये लिक्विड के अंदर है तो ऊपर से एक नीचे को दबा रही है फोर्स, और ऊपर नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ एक, जब ये बॉडी बीच में स्टेबल हुई है, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है दैट इज F1, और ये जो फोर्स है इसको हम लेते हैं F2। ऊपर से जो फोर्स इस बॉडी को प्रेस कर रही है उसको हमने ले लिया F1, वो एक फोर्स है। और जो दूसरी है नीचे से ऊपर को उसको स्टेबल करके रखा हुआ बीच में, वो है आपकी F2। दो फोर्सेस जो है वो एक इसके ऊपर लग रही है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है वो पानी के बीच में है, पूरी तरह से न नीचे बैठी हुई है। तो जब ये जो है इतना सा पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, इसकी जो है वो डेप्थ या कुछ भी है, हम लोग उसको कितना लेते हैं? L लेके चलते हैं। L इज द डेप्थ। L जो है वो क्या चीज है? डेप्थ आ गई। तो क्या क्या चीजें लेके चले हम लोग? मास ऑफ बॉडी जो है वो m है। m जो है वो है मास। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। G is the acceleration. H is the height of body. Height of body.
F1 जो है फोर्स है जो ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो लगा रही है, ठीक है। और F2 जो है वो अप थ्रस्ट जो है वो लग रही है ऊपर को, ठीक है। ये फोर्स है कौन सी, डाउनवर्ड, इसको लिखेंगे हम लोग डाउनवर्ड फोर्स। और F2 जो है वो अप थ्रस्ट या अपवर्ड, F2 जो है वो अप थ्रस्ट है या अपवर्ड फोर्स। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेके चले थे हम लोग बॉडी का, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, एरिया। और एच जो थी वो हाइट आ गया, ठीक है। एक और रहा एल, एल इज द डेप्थ, ठीक है। देन अब देखते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर एक्टिंग ऑन द अपर फेस, जो डायग्राम बनाई थी मैंने उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो P1 लेते हैं। ये प्रेशर P1 जो है ये कहाँ है, प्रेशर P1 जो है वो कहाँ लग रहा है, एक्टिंग ऑन द अपर फेस ऑफ द बॉडी ड्यू टू लिफ्ट, ठीक है। प्रेशर जो है वो P1 कहाँ लग रहा है, जो मैंने एक बॉडी डायग्राम बनाई थी, वो प्रेशर जो है वो उस ऊपर, तो वो कितना होगा, एच रो जी, एच रो जी, तो एच जगह क्या है, एल रो एंड, ठीक है। प्रेशर को लिखते हैं हम लोग। और जो नीचे से P2 जो है वो अपवर्ड, नीचे से जो फोर्स लगा प्रेशर है वो दैट इज, तो रो जी तो पूरा आ जाएगा आपका, दिस इज रो एंड जी, ठीक है। लेकिन दो चीजें और जुड़ जाएंगी उसके बीच में, एक एल प्लस एच, क्लियर होना चाहिए इस चीज को। डायग्राम से फिर से मैं शो करता हूं। ये है वो बॉडी जो थी वो उस लिक्विड के बीच में, इसके ऊपर जो था वो प्रेशर P1 था और इसके ऊपर जो था वो प्रेशर P2 था। ये इमर्ज थी इसके बीच में, ये हाइट जो थी, डेप्थ जो थी वो थी L, और इसकी अपनी हाइट जो है इट इज H। तो ये ऊपर को जो फोर्स लग रही है ऊपर तक, ये तो कंप्लीट जो जितना जितना लिक्विड के अंदर थी ये इसके ऊपर लग रही है। जब यहां लगा तो ये एच एल रो जी, और जब ये इस पॉइंट पे लगेगा तो ये सारे का सारा जो है वो उसकी डेप्थ, बीच में जो बॉडी डिप है वो सारे का सारा जो है वो उसके ऊपर प्रेशर सारी के सारी ऊपर लगेगा, ठीक है जी। अब फोर्स, दो चीजें लिखी थी हम लोगों ने, फोर्स। अब फोर्स जो है F1 है और दूसरी फोर्स जो है वो F2 है। तो फोर्स जो है F1 नीचे की तरफ लग रही, फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स होती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगी यहाँ पे, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया तो सेम है, तो प्रेशर क्या था यहाँ पे, P1। अब यहाँ पे फोर्स कितनी हो जाएगी, सिंपल है, प्रेशर जो था आपने L रो जी एंड ए, एल रो जी एंड ए, ठीक है। और दूसरी F2 कितनी हो जाएगी, फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही, वो भी आपकी क्या होगी, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब P2 कितना था, पिछले पेज में देखेंगे आप लोग, तो बैक पेज में था आपका, देखिए L प्लस H P1, F1 जो था वो हमारा था P1 A, सो P1 जो था L रो एंड G इंटू एरिया। इसी तरह से फोर्स F2 जो है
वो कितनी है, P2 इंटू एरिया। तो प्रेशर P2 क्या था, यहां पे दो चीजें आई थी, L प्लस H, रो जी, ठीक है, दो चीजें आ गई। अब नेट अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, नेट अपवर्ड थ्रस्ट F is equal to F2 minus F1। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दो वैल्यू हमारे पास है, क्या है ये, F2 L प्लस H रो G A माइनस L into rho, this is V and A। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां से कॉमन ले लेंगे हम, जो भी होगा लास्ट आ जाएगा AH रो G, AH रो G। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, AH रो एंड G, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देंगे, करना क्या है इसका, ये आ गया L रो G A, फिर इसको खोलिए प्लस H रो G A माइनस L रो G A, ये कट गया और क्या बचा, ये चीज मैंने लिखी AH रो G। अब ये AH इकट्ठा मैंने क्यों लिख दिया, इसका भी रीजन है। हमारे पास बच गया AH रो, ठीक है। अब ये है एरिया इंटू हाइट, दिस एरिया इंटू हाइट, A is H, area into height meter square and height is meter, so it is volume, it is equal to V, volume, volume, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दिस फोर्स F is equal to, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, V रो एंड G, V रो एंड G। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गई, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज है, अब ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, व्हाट इज दिस, दिस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मास। कैसे, बिकॉज कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड दिस इज इक्वल टू, सो ये फोर्स जो है इसे हम इसके बराबर लिख सकते हैं अगेन एम जी। तो अपवर्ड थ्रस्ट जो किसके बराबर आ गई, दिस अपवर्ड थ्रस्ट, द फोर्स F इज इक्वल टू एम जी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फोर्स कितनी है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड,
ये है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसे व्हाइट फोर्स भी कहते हैं। अब इसके ऊपर जो है व्हाइट फोर्स भी कहते हैं, अब थ्रस्ट भी कहते हैं हम लोग। अब जो है इसके थोड़ा सा कब बॉडी जो है वो फ्लोट करती है, कब बॉडी जो है वो, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मैंने बता दिया, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। वस्तु के भार में कमी कितनी होती है, उस द्वारा विस्थापित किए गए लिक्विड होता है उसके द्रव्यमान के बराबर होती है। इंग्लिश में व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और fully immersed in a liquid, it loses its weight, and this loss is equal to the displaced weight of the liquid displaced by that body। ठीक है, ये था। इसके एग्जांपल्स भी हैं पहले, लेकिन कब बॉडी जो है वो तैरती है और कब जो है वो फ्लोट करती है और कब जो है वो इसके बीच में से। तो अभी आपने पढ़ा W, ठीक है, ये है वेट, mg पढ़ा, अब थ्रस्ट बोला गया उसको। जब ये वेट जो है ग्रेटर देन दिस T, व्हाट इज T, सो T इज अप थ्रस्ट, ठीक है जी। व्हाट इज T, T इज द थ्रस्ट, T इज व्हाट, T इज द थ्रस्ट। दिस इज थ्रस्ट। जब आपका वेट जो है, तीन कंडीशंस है इसकी, दिस इज जब वेट जो है किसके बराबर होगा, ग्रेटर होगा थ्रस्ट से। थ्रस्ट नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ये ऊपर से ज्यादा होगा, तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक इन द लिक्विड। इस केस में क्या होगा, सिंक करेगी। वेट जो है वो थ्रस्ट से ज्यादा है तो क्या करेगी, ये सिंक कर जाएगी। और जब ये लेस होगा तो क्या कर जाएगी, when W is less than T, then the body will come upon the surface of the liquid in such a way that the weight इसमें क्या कर जाएगी, ये तो सिंक कर जाएगी, में इसकी डूब जाएगी। और इस केस में क्या करेगा, सिंक नहीं करेगी, बट ये क्या करेगी, कम अप ऑन टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऊपर आ जाएगी, आधी जो है वो पानी में भी ऊपर आ जाएगी। और तीसरा केस है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, व्हाट इज विल बी, देन बॉडी विल फ्लोट। बॉडी क्या करेगी, देन इनसाइड द लिक्विड, फ्लोट तो नहीं करेगी, व्हाट बॉडी विल इमर्स इन द लिक्विड। सिंक में क्या हो गया, डूब गई। और ये क्या हो जाएगा, जब इसमें जो है वो वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट, देन द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड रहेगी उसके लिक्विड के, बट इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम में रहेगी। मींस ये लिक्विड है, ये बॉडी जो है वो इस लिक्विड के बीच में, ऐसे बीच में रहेगी। पहले केस में क्या होगा, ये बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी लिक्विड। सेकेंड केस में क्या, सरफेस आएगा और ये बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी, ऊपर आ जाएगी। इस केस में जो आपका सेकेंड केस है, सेकेंड केस में क्या होगा, ये बॉडी जो है वो ऐसे, एंड इट विल फ्लोट करेगी ये बॉडी। हेंस व्हेन सेकेंड तो नहीं है, बट आपका जो है वो व्हेन W इज लेस देन T, तो ये क्या करेगी, इट विल बॉडी। हेंस द बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द, ठीक है जी। ये था आपका
अब आपने देखा होगा इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। आइस के जो क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स फ्लोट्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर। आइस क्यूब जो है वो फ्लोट करता है। आइस क्यूब फ्लोट इन वाटर, जो ग्लास में रखा हुआ वाटर है। क्यों करेगा? क्यों करेगा? ठीक है। और इसका लेवल क्या होगा वाटर का? क्वेश्चन आता है, एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन ए ग्लास ऑफ वाटर filled to the rim. What happens to the level of water when the ice melt? जब आइस मेल्ट करेगी तो लेवल तो उसका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम लोग इसको डिप करेंगे उसके बीच में, उसके वेट के अकॉर्डिंगली जितना उसने राइज करना था वाटर में वो कर जाएगा, और उसके बाद जो है वो कुछ नहीं होगा, राइज लेवल जो है वो बराबर रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज आपको पता है कि वाटर की शेप जो है वो वाटर इज हॉलो इन शेप। ठीक है, पहले तो ये बात हो गया। दूसरा क्या है? द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड लिसन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड वाई एन आइस क्यूब इज इक्वल टू द वेट ऑफ द आइस क्यूब व्हेन द आइस मेल्ट द वॉल्यूम विल नॉट। ठीक है, this is because the weight of the water displaced, weight of the water, जो ग्लास में पानी रखा हुआ है उसका वेट जो है वो डिस्प्लेस किया इन एन आइस क्यूब इज इक्वल टू द वेट ऑफ द आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब जब हम लोग ग्लास में डालते हैं तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसे ही डाल दिया उसने कितना उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द आइस। उसके बाद एक और है कि जहाज जो है वो पानी में तैरता है एंड सुई जो है वो पानी में डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? Why does a ship made of iron floats in water although the needle sinks? जो नीडल होती है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है। ठीक है, लेकिन जो जहाज होता है, शिप जो होता है, वो क्या करता है? फ्लोट करता है। ठीक है, क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? जो आपका नीडल होती है, ठीक है, तो नीडल क्या क्या होता है? जो लिक्विड डिस्प्लेस करती है। नीडल जो होती है उसका साइज पतला होता है लेकिन उसका भार ज्यादा होता है, और जो लिक्विड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये बहुत ही कम होती है और इसका भार जो है वो ज्यादा होता है। इस कारण जो है वो ये डूब जाती है। लेकिन जहाज के केस में क्या होता है? द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय शिप इज मोर देन इट्स ओन वेट। जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, ठीक है, जो जहाज उस वाटर को जो डिस्प्लेस करता है, ठीक है, उसका वेट जो है वो ज्यादा होता है उसके जहाज के बजाय। और सुई में क्या होता है? सुई के केस में क्या है कि जो लिक्विड का वाटर डिस्प्लेस होता है उसका भार कम होता है और सुई का भार जो है वो ज्यादा होता है। इस कारण सुई जो है वो पानी में डूब जाती है। सिंपल, सुई जो है जो पानी का विस्थापन जो है वो कम करती है और सुई का भार ज्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट सुई कम करती है और अपना भार उसका ज्यादा होता है, इस कारण वो डूब जाती है। जहाज के केस में क्या है? जो वाटर को डिस्प्लेसमेंट करता है उसका भार ज्यादा होता है और जहाज का भार जो है वो कम होता है। इस कारण
सुई डूब जाती है और जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है। ठीक है, ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसके थोड़े से एक दो एग्जांपल्स होते हैं। फिर पानी भरते हैं आप लोग। इट इज इजियर टू लिफ्ट अ हैवी बॉडी इनसाइड वाटर। पानी के बीच में किसी बॉडी को लिफ्ट करना आसान होता है देन दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है उसमें, पानी के अंदर जब कोई लिक्विड के अंदर कोई चीज, पानी के अंदर जब कोई चीज डुबोई होती है तो उसके हम लोग उसको आसानी से खींच सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकली कभी किसी पानी से खींचा होगा, कुएं से पानी भरा होगा, तो उसका क्या होता है, जब बकेट जो पानी के अंदर होती है तो उसे आसानी से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकलना शुरू हो जाती है, हमें बाहर लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है द upthrust of water decreases the weight of the stone in the water। पानी के बीच में जो है वो वस्तु जो है वो पत्थर जो है या कोई चीज है उसका भार कम कर देती है upthrust। Hence when a heavy stone can be lifted easily under the water than the surface of water। ठीक है, जो upthrust होती है decreases, लिक्विड के अंदर जो अपथ्रस्ट होती है उसमें जो डुबोई चीज है वो अपथ्रस्ट जो है वो क्या करती है, डिक्रीजेस द वेट ऑफ द स्टोन, या जो हम वेट ऑफ द स्टोन को जो है वो डिक्रीज कर देती है। जब हम लोग उसको बाहर निकालना शुरू करते हैं तो उसके बाहर ज्यादा हो जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल था इसका। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या चीज, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ liquid by virtue of which an opposing force comes into play between the different layers of the liquid। What is viscosity? Viscosity जो है वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है by virtue of which an opposing force comes into play between the different layers of the liquid whenever there is a relative motion between these layers of the liquid। ठीक है जी, property of the liquid by virtue of which an opposing force comes into play between the layers of the liquid। layers of liquid के बीच में एक opposing force आ जाती है, layers of the liquid। ठीक है, whenever there is a relative motion between the layers of the liquid is called viscosity। ठीक है जी, ये है viscosity। next is streamline flow। what is streamline flow and turbulent flow? concept viscosity का था। what is viscosity? it is the property of the liquid by virtue of which an opposing force comes into play between the different layers of the liquid whenever there is a relative motion between the different layers of the liquid is called viscosity। पानी की बकेट के अंदर पानी रखिए, लेयर्स का कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। ऐसे पानी को चालू करिए, घुमाइए, वहां पे आपको डिफरेंट लेयर्स हो जाएगी और थोड़े समय के बाद जो है वो रुक जाती है। वो डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक मोशन, वो एक थोड़ा सा एग्जांपल है इसका विस्कोसिटी का। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ द लिक्विड, टर्बुलेंट है एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या चीज है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या चीज है। स्ट्रीमलाइन फ्लो
व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या चीज है? स्ट्रीमलाइन जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल एक सीध में चलना, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सच दैट the velocity of every particle of the liquid or fluid at any point along the flow is constant. What is streamline flow? What is streamline flow? The flow of liquid such that the velocity of every particle of the liquid at any point remains constant. Streamline क्या चीज है? The velocity of the liquid remains constant. जो velocity है, velocity of fluid जो है या liquid जो है, वो remains constant at every point. Remains constant at every point when the liquid is flowing. ठीक है? Fluid such that the velocity of every particle of the fluid या every particle of the liquid at any point along the flow is constant. जैसे liquid flow कर रहा, पानी बह रहा है, उसमें क्या होगा कि velocity जो है वो हर पॉइंट के ऊपर liquid की जो है वो सेम रहेगी. That is called streamline flow. Next is turbulent flow. Turbulent flow. What is turbulent flow? आपने स्ट्रीमलाइन में क्या पढ़ा कि velocity of the particle remains same at any point. Velocity of the particle of the liquid, ठीक है? और turbulent में क्या है? Not constant. इसमें लिखा आपने constant है और इसमें नॉट कांस्टेंट. ये है आपका टर्बुलेंट का डिफरेंस. स्ट्रीमलाइन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल एट एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम. एंड व्हाट इज टर्बुलेंट? द वेलोसिटी ऑफ द ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट इज नॉट सेम एंड द मोशन ऑफ द लिक्विड इज इररेगुलर, is called turbulent flow. कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा. ये है आपका turbulent flow. Next is इसी के बेस है equation of continuity. Equation of continuity. Equation of continuity. Equation of continuity, ठीक है, in liquid. क्या चीज है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इट इज expressed by the law of conservation of mass in liquid, in fluid dynamics. ठीक है, इसको समझने के लिए क्या चीज करते हैं हम लोग, है क्या चीज? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो एक्सप्रेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट. मींस की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है. तो इसमें भी हम लोगों ने ये पढ़ना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज है.
लेट अस कंसीडर अ लिक्विड इज फ्लोइंग। ये कोई पाइप है, ठीक है, इसके बीच में कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। पाइप के बीच में एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। इस पाइप के दो एंड हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड इट इज पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इस पॉइंट के ऊपर जो एंटर कर रहा है लिक्विड, इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां लिक्विड एंटर कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A1 है। और जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वेलोसिटी जो है वो V1 है। इसकी वेलोसिटी जो है वो V1 है। लिक्विड जो एंटर कर रहा है उस पाइप का एरिया जो है वो A1 है, वो एक एरिया है। और किस वेलोसिटी के साथ इसके बीच में एंटर कर रहा है वो वेलोसिटी जो है वो V1 है। ये जो है इसका एंड जो है वो B है। इस एंड से जो है वो लिक्विड बाहर आ रहा है, इस एंड से जो है वो लिक्विड बाहर आ रहा है, ठीक है। और इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हम लोग लेते हैं, कितना एरिया है, कितने बड़ी इसका डायमीटर है, ये है A। और यहां से जो वो आपका बाहर निकल रहा है वो वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी जो है वो V2 है। क्लियर है जी बात। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे, एक पाइप ली हुई है हम लोगों ने, उस पाइप के बीच में जो है वो लिक्विड एंटर कर रहा है एक साइड से, और दूसरी साइड से लिक्विड जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। एट ए, एट ए मीन्स की जो पॉइंट एंड इसका ए है, इसके ऊपर A1 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो है उस लिक्विड का। और V1 जो है वो लिक्विड जो है वो एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी जो है वो उस लिक्विड की वेलोसिटी है, ठीक है। और डेंसिटी जो है वो लिक्विड की वैसे तो सेम रहेगी, परंतु पहले जो है वो एक पे A1 लेंगे, ρ1, और दूसरे पे जो है वो रो। और B के ऊपर क्या चीज है, एट B, ये जो B है इसमें जो है वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 है, ये एरिया आ गया। और जो V2 है वो क्या हो गई, वेलोसिटी, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। अब इसके ऊपर जो डेंसिटी है वो लिक्विड की हम ρ1 लेते हैं, डेंसिटी हो गई इसकी ρ1, और यहां डेंसिटी जो है वो ρ2 है। क्लियर हो गई बात। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या लेके चले हुए हैं, लेट लिक्विड entering at point A with velocity V1 having area of cross section A1 and density जो है वो ρ1। और लीवॉट जो कर रहा है लिक्विड, जब इससे बाहर जा रहा है लिक्विड पॉइंट B के ऊपर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 है,
वेलोसिटी जो है वो v2 है और डेंसिटी जो है वो ρ2 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए यहां पे 2 जगह मैंने ये किया हुआ है। ये इसमें क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड, जैसे थोड़ा सा आगे खिसका ये लिक्विड चलेगा तो थोड़ा सा जैसे हिलेगा ये, दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड इन द शॉर्ट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड इन शॉर्ट टाइम। Distance traveled by liquid at time, distance traveled at देखिए ए के ऊपर जब लिक्विड है ना थोड़ा सा आगे जाएगा, यहां से यहां गया है, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड एट ए, डिस्टेंस एट ए के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और यहां पे फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम। ठीक है जी, तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड एट ए इन टाइम, डेल्टा टी में जो टाइम है वेरी स्मॉल, कितना होगा, इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, दिस इज एस इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, यहां ये कंफ्यूजन नहीं लेनी है। तो डिस्टेंस एट ए एट डेल्टा टाइम डेल्टा टी, इट इज दिस। सो ये कितना आएगा, दिस इज वेलोसिटी v1 एंड टाइम क्या है, डेल्टा टी, थोड़ा सा समय है डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्टेंस जो है, ये मैंने लिखा, ये डिस्टेंस जो है कितना आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या है, वेलोसिटी तो v1 है और टाइम क्या है आपका डेल्टा टी। ये हो गया द मास ऑफ द लिक्विड एट ए। अब ये ए के ऊपर मास क्या चीज होगा, एट ए मास कितना है, एट ए मास ऑफ द लिक्विड, एट ए मास कितना होगा, ये क्योंकि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम चला हुआ है तो इट इज डेल्टा m1 और दिस इज इक्वल टू मास किसके बराबर आया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है, पिछले में थोड़ा सा चलेंगे, वॉल्यूम है एरिया। ठीक है, this is delta m1 is equal to a1 v1 delta t into rho 1। ठीक है, rho 1। अब यहां से this delta m1 upon delta t is equal to a1 v1 and rho 1। ठीक है, ये जो डेल्टा m अपॉन t है, दिस इज कॉल्ड मास फ्लक्स, इसे कहते हैं हम मास फ्लक्स। डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा t इज नोन एज मास फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या आया ए के ऊपर, ए के ऊपर जो था ये a1 v1 rho 1।
Similarly, mass flux at B1, sorry B, this flux at B के ऊपर क्या आएगा? This is delta M2 upon delta this is, और ये किसके बराबर होगा? A2 V2 and रो 2, ठीक है। अब ये आगे दो हमारे पास इक्वेशंस, एक में आ गया A1 V1 और रो 1 और दूसरे में है A2 V2 एंड रो। सिंस देयर इज नो सिंक और सोर्स, देयर इज नो सिंक नो सोर्स, नो सिंक नो सिंक नो सोर्स, नो सिंक नो सोर्स, ठीक है ना, हमारे पास कोई सोर्स है ना कोई, मीन्स की नो लिक्विड इज एंटरिंग, नो लिक्विड इज लिविंग बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देन ये चीज क्या हो गई? A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2, ठीक है। अब देखिए लिक्विड जो एंटर कर रहा है इज इनकम्प्रेसिबल, सिमिलर, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मीन्स कि लिक्विड जो है वो सेम है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी आपकी? सेम होगी। तो इक्वेशन जो है वो आपकी क्या बन जाएगी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है, A1 V1 और A2 V2। सो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि A1 V1 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें क्या है? एरिया और वेलोसिटी जो है वो क्या रह रहे हैं? सिमिलर रह रहे हैं। दिस वाज द योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या किया हम लोगों ने? क्या प्रूव? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक पाइप के बीच में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके दो एंड लिए, एक एंड था ए और दूसरा एंड था बी। तो दोनों के ऊपर जो था वो एक लिक्विड एंटर कर रहा है ए के ऊपर, उसकी वेलोसिटी जो थी वो v1 थी और उस पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो v1 था, और उस ए पॉइंट के ऊपर हमने लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो 1 ली, ठीक है। सिमिलरली जब ये लिक्विड बाहर निकल रहा था, दूसरे पॉइंट के ऊपर जो था वो पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी जो थी वो v1 थी, सॉरी v2 थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो a2 था, और डेंसिटी जो है वो हम लोगों ने रो 2 ली, ठीक है। अब जब ये लिक्विड थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, थोड़ा सा हिला, ठीक है, तो फॉर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए उसने कितना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड यहाँ पे हमारी आ गई ए के ऊपर v1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और जो मास एंटरिंग है, मास जो था वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो हमारा आ गया a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो 1, और डेल्टा m1 अपॉन टी जो है वो मास फ्लक्स है, मास फ्लक्स दोनों के ऊपर कांस्टेंट है। तो इक्वेशन जो है वो हमारी बन गई a1 v1 रो 1 इज इक्वल टू a2 v2 रो। अब डेंसिटी जो लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, मीन्स की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की कांस्टेंट है, तो इसमें जो है वो रो 1 रो 2 इज सिमिलर हो गया। Hence equation is a1 v1 is equal to a2 v2 आ गई। Hence in general we can say that your area into velocity is equal to constant. This was the your equation of continuity. Next is Bernoulli's theorem. Next is
Bernoulli's theorem. Bernoulli's, what is Bernoulli's theorem? Bernoulli's theorem क्या चीज है? It states that the sum of pressure energy, it states that the sum of pressure energy kinetic energy and potential energy per unit mass is always constant for an ideal fluid. Sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass is always constant for ideal liquid. किसके लिए? For ideal liquid. इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, सम ऑफ, वैसे ही आपका ये आपका Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy is always constant for an ideal liquid. Ideal liquid क्या चीज है? Means incompressible and non-viscous, having streamline flow. ठीक है, ये है आपका Bernoulli's theorem. इसका प्रूव करेंगे हम लोग, प्रूव करनी है आपने, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये तीन चीजें याद रखनी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन. लेट अस कंसीडर ए पाइप. अ पाइप है, दिस इज अ पाइप. इसके दो एंड हैं, एक एंड ए है और एक एंड जो है वो बी है. लिक्विड जो है वो एंटर कर रहा है इसके बीच में. आइडियल लिक्विड जो है वो ए में एंटर कर रहा है और बी में जो है ये लिक्विड बाहर आ रहा है. ठीक है जी. अब ये जो ए है इसमें जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस पाइप, पहले लेते हैं, दिस पाइप इज प्लेस्ड एट अ हाइट. ए के ऊपर हाइट जो है वो h1 है और बी के ऊपर जो हाइट है वो h2. यहां प्रेशर ए के ऊपर जो है वो प्रेशर P1 है और बी के ऊपर जो है प्रेशर P2 है. इसमें A1 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां है, V1 जो है वो वेलोसिटी है. सिमिलरली यहां पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और वेलोसिटी जो है वो ये V2 है. ठीक है. कंसीडर आइडियल फ्लूइड जो है इसी पाइप के बीच में फ्लो कर रहा है, उसके हमने दो एंड लिए हुए A और B.
एंड ए के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो P1 है और एंड बी के ऊपर जो प्रेशर जो है वो P2 है। वेलोसिटी हाइट जो है ए के ऊपर h1 ली है हमने और बी के ऊपर इसकी हाइट जो है वो h2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए के ऊपर A1 है और बी के ऊपर A2 है। सिमिलरली वेलोसिटी जो है वो क्या है, V1 है ए के ऊपर और V2 जो है वो बी के ऊपर है। ठीक है। देन फोर्स एक्टिंग एट ए के ऊपर फोर्स कितनी है? एट ए फोर्स जो है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है। ए के ऊपर प्रेशर इनटू एरिया। अब ए कैपिटल नहीं होगा बट एरिया जो है वो हमें लिया A1 होगा। ठीक है। फोर्स जो है वो, अब डिस्टेंस ट्रेवल जो पीछे भी किया था, बाय द फ्लूइड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस traveled by this liquid for a very short interval of time, speed, this is v1। ठीक है, this is v1। क्यों? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, सो टाइम इज वेरी स्मॉल, this is delta t, so say this is 1, so this is v1 into 1 and it is v1। यहाँ गया डिस्टेंस। जब ये लिक्विड यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, मारा तो बिल्कुल स्मॉल पोर्शन, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है इसकी? v1 और टाइम इज से 1 सेकंड, सो कितना होगा? नेग्लिजिबल, सो इट इज v1। सिमिलरली द वर्क डन पर सेकंड ऑन फ्लूइड एट ए। अब ये वर्क डन कितना है? वर्क डन एट ए पर सेकंड में कितना आएगा? और सेकंड में कितना वर्क डन जो है वो करेगी ये चीज? तो वर्क क्या होगा? व्हाट इज वर्क? दिस इज W एंड इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारी? P1 A1 और डिस्टेंस कितना आया? दिस इज, अब ये फोर्स चलिए ऊपर, फोर्स, दिस इज P1 A1 एंड डिस्टेंस इज V1। ये कहां पे हो रहा है? ए के ऊपर। सिमिलरली जो आपका वर्क डन है एट B पर सेकंड, एट B कितना वर्क डन होगा? A2 B2 और P2, दिस इज। अब ये नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो गया? दोनों पॉइंट्स के ऊपर नेट वर्क डन, दिस इज W। अब ये W जो है वो कितना हो गया? वर्क डन किसके ऊपर? P1 A1 B1, दिस इज P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। From equation of continuity, from equation of continuity, from equation of continuity, A1 B1 is equal to A2 B2। ठीक है। and this is equal to what is? Mass upon rho density from the equation। then net work done, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए इसमें, so this work done is equal to what will be this? P1 and what is this?
सेम है ये, तो क्या आएगा आपका m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो। आपका आ गया नेक्स्ट इज m P1 P1 माइनस P2 m अपॉन रो। ठीक है, ये आ गया आपका लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट ए एंड बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, अब ए के ऊपर क्या होगी? क्योंकि मास जो वो लिक्विड का सिमिलर है, वो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो कांस्टेंट, देन ओनली वेरिएबल इज h, ये होगी h1। और b के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh2। ठीक है, सो नहीं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट देख रहे हैं आप लोग, तो क्या आएगा ये? इट इज mgh2 माइनस mgh1। फिर कांस्टेंट ले लीजिए इसको, फिर कॉमन आ गया आपके पास h2 माइनस h1, और कांस्टेंट क्या है आपका? mg। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता है होती हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। ए के ऊपर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v1 स्क्वायर। और v के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे हम लोग 1/2 m कॉमन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमने शुरू में लिखी है 3 चीजें, इनके ऊपर चलना है हमने। ठीक है, तो ये चीजें आ गई हमारी। अब जो इक्वेशंस लिखी हमने उनके ऊपर चलना है। जो इक्वेशंस लिखी हमारे पास, इक्वेशन बी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो पहली जो इक्वेशन थी आपकी, जो मैंने कॉमन लेके लिख दिया, इसको हम लिखा था P1। ठीक है, कॉमन लिया था उसको हम लिख सकते हैं P1 अपॉन रो, ये मास रो, माइनस P2 n। वो जो दूसरी इक्वेशन आई आपकी mgh2 माइनस mgh1 प्लस आया, और इसमें क्या था? हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अब सिंपल कैलकुलेशन है इसका, अरेंज करना है आप, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब जब हम लोग मास कांस्टेंट ले लेंगे, देखिए ये आ गया P1 अपॉन रो माइनस, चलिए सिंपल लेते हैं पहले, दिस इज एंड इट इज m। यहां से भी m कॉमन ले लो, सबका ही, दोनों का ही, gh2
GH1 एंड यहां से भी V2 स्क्वायर माइनस V1, ठीक है। ये m एंड m कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। ये सारे का सारा कैंसिल हो गया। और 1 वाला इकट्ठे कर लीजिए, सेकंड वाला इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा P1 अपॉन रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो 2 वाले हैं P2 अपॉन रो प्लस GH2 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन थी आपकी P अपॉन रो प्लस GH प्लस 1/2 V square is constant. So this is your Bernoulli's theorem. ये था। सबसे पहले लिखा सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल लिक्विड। ये था आपका बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, प्रेशर लिया। प्रेशर क्या है, ए के ऊपर और बी के ऊपर। प्रेशर है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी। तो फोर्स जो होगी आपकी प्रेशर इनटू एरिया, E1 आ गई ए के ऊपर और बी के ऊपर जो थी वो P2 A2 आ गई। अब जो था वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम इज वेरी स्मॉल, सो v इनटू टी से इट इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस कितना आ गया, v1। अब वर्क डन कितना करा, वर्क डन जो था वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, वो तो वर्क होता फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स होती वो आपकी कितनी आई, ए के ऊपर थी प्रेशर इनटू एरिया एंड डिस्टेंस इज v। तो आपका ए के ऊपर जो था वो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड, दिस इज प्रेशर एनर्जी, वर्क डन पर सेकेंड। तो कितना आया, P1 A1 V1। सिमिलरली बी के ऊपर कितना आया, P2 A2 एंड V2। अब नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन W कितना हो गया, दोनों का माइनस कर दिया हमने, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 एंड V2। अब इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड इट इज मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। हमने इसको लिख दिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लगाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ए के ऊपर बन गई हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh, तो mgh2 एंड mgh1। सिर्फ अरेंज करके लिखा हमने सब कोई। और लास्ट जो है वो हमारे पास इक्वेशन आ गई, P अपॉन रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या थी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is always remains constant. So this was your all about the Bernoulli's theorem. So इसके थोड़े से एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या होता है Bernoulli's theorem में, during windstorm, light roofs are blown off. Why? Windstorm जब होता है, स्टॉर्म में जो है वो घरों की छतें जो है वो उड़ जाते हैं। तो
ऐसा क्यों होता है? वही है, द स्पीड ऑफ द विंड अबव द रूफ इज मोर, द स्पीड ऑफ द विंड अबव द रूफ इज मोर देन द स्पीड इनसाइड। ठीक है, बाहर जो है वो स्पीड ज्यादा होती है और अंदर जो है वो घर का अंदर जो है वहां पे स्पीड कम होती है और उसके ऊपर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर अबव द रूफ इज लेस देन द प्रेशर बिलो द रूफ और इस डिफरेंस के कारण वो छत जो है वो आगे खिसक जाती है। ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था। घरों की छतें जो है वो तूफान में क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि प्रेशर जो है घर के अंदर ज्यादा हो जाता है और बाहर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अबव द रूफ इज लेस देन द प्रेशर बिलो द रूफ। ठीक है, इस कारण जो है वो छत जो है वो ब्लो कर जाती है। So this was all about today's topic एंड थोड़े से टॉपिक रह गए, नेक्स्ट जो है वो उसको हम लेंगे। तो आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो थैंक यू गुरविंदर जी, थैंक यू। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया। क्या करना, खत्म हो गया सर? हो गया टाइम सर? अभी चलाया हो उसने तो कुछ नहीं कर रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, मेरा तो खत्म हो गया, आ जाऊं ना?